Hello everyone, welcome back to today's newspaper analysis. Let's dive into the first topic, which is with respect to Russia and Ukraine war, and to which the Secretary of State, जैसे हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि अगर यूएस जो है वो एग्जिट कर जाएगा डील्स, अगर पीस डील्स को, अगर यूक्रेन ने मतलब स्टॉल करा या इट विल एग्जिट द वॉर। ठीक है, तो अब हमें जानना ये ज़रूरी है कि ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि यूएस विल मूव ऑन फ्रॉम ट्राइंग टू सिक्योर रशिया यूक्रेन पीस डील इफ देयर इज नो प्रोग्रेस इन द कमिंग डेज। इट्स नॉट इवन सेइंग मंथ्स एंड एनीथिंग, जस्ट सेइंग इन कमिंग डेज, अगर अभी कुछ 2-3 दिनों में नहीं करा तो हम निकल जाएंगे। So he did that in a Paris, like he spoke this in a Paris landmark talks among US, Ukrainian, and European officials, produced outlines for step forward peace towards peace and appeared to make some long awaited progress. After this, a new meeting is expected next week in London, and Mr. Rubio suggested that it could be decisive in determining if the Trump administration continues its involvement or not. तो आइए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो है क्या। देखिए, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनके बीच में हो रहा है अभी, वॉर चल रहा है पिछले कई सालों से, मतलब एटलीस्ट अब हो चुका है इस चीज को, 2 साल तो कम से कम हो चुके हैं। तो क्या हो, ऑल्दो रशिया एंड यूक्रेन, they were part of USSR, or let's say Ukraine was a part of Russia, and they had shared hundreds of years of cultural, linguistic, and familial like links. ठीक है, जो यूएसएसआर के, जो फॉर्मर यूएसएसआर के नेशन थे, रशिया के बाद में सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल जो नेशन बताया था वो यूक्रेन को ही बताया जाता है। यूक्रेन वाज द सेकंड मोस्ट पावरफुल नेशन आफ्टर रशिया। ठीक है, और इन दोनों का जो रिलेशन था वो 2013 से पहले तक बहुत ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन था। इट वाजंट लाइक द गवर्नमेंट इन यूक्रेन वाज वेरी प्रो रशिया, रशियन गवर्नमेंट, ऑल्दो दे वर प्रोटेस्ट इन विद इन द सिटीजंस ऑफ यूक्रेन कि हम आइडेंटिफाई खुद को ज्यादा यूरोपियन नेशन से करते हैं, बाकी रशिया से करते हैं, लाइक we do not like this pro Russia stance of the government. So there were protests, and then Zelensky became the president, and of course he was not very pro Russia, and he had his own inclination towards European Union and USA, and that is how the entire thing got started. ठीक है, 2013 की बात करें, 2013 में जो यूक्रेन की लैंडमार्क पॉलिटिकल एंड ट्रेड जो डील हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ में, 2013 में ईयू यूक्रेन की जो डील हुई थी, उसके बाद से जो टेंशन थे वो स्टार्ट होने लग गए। ठीक है, जो यूक्रेनियंस थे वो, मतलब इससे पहले जो प्रेसिडेंट विक्टोर थे, उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी थी उनकी कि आप ऐसे कैसे हमारी कंट्री को रशिया की तरफ इंक्लाइन कर सकते हो और ये सब, एंड दे वांटेड a relation with European Union. ठीक है, so of course it like in 2014 he was removed as a president, and then again Zelensky became the president. ठीक है, और जैसे ही आया, जैसे ही जेलेंस्की प्रेसिडेंट बने, उसने मतलब देयर वाज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन यूक्रेन। रशिया ने क्या करा, रशिया ने ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है, ये इसको हथिया दिया, जैसे इन्वेजन कर दी। ठीक है, अब जब ये हुआ ना, तो यहीं से इन दोनों के रिलेशन में खटास स्टार्ट हो गई कि भाई अब तो देखो ऐसा है, अब तो ऐसा हो चुका है कि अब ये तो टू मच हो गया कि आप मतलब इस तरीके से इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो ये तो नहीं। अब यूएसए का देखिए, हमें एक बात इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, सब अपना फायदा चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, जो रशिया था वो खुद भी यूरोपियन यूनियन के बहुत करीब आ रहा था। एनर्जी सप्लाईज रशिया कर रहा था, वेपन सप्लाईज भी रशिया कर रहा
वेपन सप्लाईज भी रशिया कर रहा था। सो इनकी ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ रही थी, और इससे पहले, रशिया से पहले यूनाइटेड स्टेट्स करता था ये सारी चीजें। तो यूएस का इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी था कि यार अगर दीज टू कंट्रीज विल, लाइक यूरोपियन यूनियन एंड रशिया, दे विल बिकेम सच क्लोज अलाइज, तो हमें इशू होगा। ठीक है। सो दिस वाज आल्सो द रीजन कि उन्होंने क्यों इस वॉर के अंदर फ्यूल डालने का काम करा रशिया। जो अ, और इनके बीच में जब कोल्ड वॉर से पहले, जब यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था। वॉर्सो पैक्ट साइन, ठीक है। उसमें ये कहा गया था, आप ऐसे आप ईस्ट की तरफ मत आइएगा ज्यादा, और आप जो है वो वेस्ट की तरफ मत आइएगा। तो जब 2022 में अ, यूक्रेन ने बोला कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे रशिया ने बोला कि नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकते, हमारे पास ये ऑप्शन है, और नाटो की जो फोर्सेस हैं वो हमारे कंट्री के जस्ट बगल में आ जाएंगे, एंड वी हैव दिस पैक्ट एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ इट। ठीक है। तो यूएसएसआर, लाइक रशिया, सेड नोट अबाउट इट, राइट, कि नहीं आप ऐसा मत करो, एंड देन ऑफ कोर्स द वॉर गॉट स्टार्टेड एंड अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स हैपेंड। ठीक है। तो अगर हम देखें फेजेस ऑफ वॉर में, तो क्या क्या फेजेस आए हैं। एक तो फरवरी अप्रैल में देखा जाए तो रशिया अटेम्प्टेड टू कैप्चर कीव बट फेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यूक्रेनियन रेजिस्टेंस। ठीक है। हम मैप से देख रहे हैं कीव ये। देन डोनबास रीजन में हुआ, देन उसके बाद में खेरसॉन, तो देवर डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। फिनलैंड ने ना, इन सब का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ कि फिनलैंड ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया, तो नाटो स्ट्रांग हो गया। नाटो को फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया, स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया। रशिया जो है वो चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन सारी कंट्रीज से अ, पास में आ गया। ठीक है। और इकोनॉमिकली देखें, ड्यू टू यूरोप डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल एंड गैस, एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी क्रिएट हो गई, और ये सब 10 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इन सारी चीजों में। और ये जो वॉर है इसका रुकना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली a pointless war. Ukrainians are fighting for their own homeland. Russia is fighting for its lost honor, and it's a no deal. Like there's no consensus which people can see between these two countries. ठीक है। तो इंडिया ने एक अपना न्यूट्रल स्टैंड बना रखा है। इंडिया ने अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बना रखा है, ना वो रशिया के सपोर्ट में है, ना वो इसके सपोर्ट में है, वो हमेशा एक पीसफुल रेजोल्यूशन के सपोर्ट में है। ठीक है। तो ये चीज तो हो गई इससे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और चीज है कि अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो तू में हो रही थी ऑन द रिकॉर्ड जाकर की, वो भी एक बहुत शर्मनाक चीज थी। उसमें यूएस चाहता है कि यूक्रेन अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो कंट्रोल है वो यूएस को दे दे, क्योंकि जो वेपन्स है वो फ्री में नहीं दिए हैं अपेरेंटली। दे वांट, लाइक, जो वेपन्स थे वो फ्री में नहीं दिए हैं, दे नाउ दे वांट पेमेंट आउट ऑफ इट। यूक्रेन ने बोला पैसे तो नहीं है हमारे पास, फिर बोला ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज दे दो आप, तो इट्स एनी विच वे, लाइक आई हैव सेड बिफोर, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का सगा नहीं होता अनलेस अंटिल देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट आर बीइंग फुलफिल्ड। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक सी की, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, प्रीलिम्स के प्लेसेस इन न्यूज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं, ऐसे ही टॉपिक से बन जाते हैं। ये ब्लैक सी है, एक तो ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव के बीच में ये है क्रेच स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टर्की एंड ब्लैक सी के बीच में ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन नाउ वील हैव टू लुक कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में सराउंड करती है ब्लैक सी को। There's Georgia, then there's Russia, then there's Ukraine, of course, then there's Romania, then there's Bulgaria, then there's Turkey। ठीक है। तो ये हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है। कर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, दीज कंट्रीज, ये हमें याद करना जरूरी है। अगर हम यूक्रेन के भी सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ना चाहें, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को सराउंड करती हैं, तो हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, चलिए।
Let's move on to the next article. पॉस्को कोर्ट में पॉस्को कोर्ट ने जो दिल्ली में एक मैन को कन्विक्ट करा है 11 दिन के अंदर। अब ये न्यूज क्या है ये बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज अ हीनियस क्राइम एंड it should be like the person should get punished. It was the speediest trial under POSCO. ठीक है, POSCO कहने का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड अ लीगल रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। अब एज ऑफ कॉन्सेंट की बारे में भी अगर बात करें तो एज ऑफ कॉन्सेंट भी 18 है। सो इफ अ माइनर, दे आर टू माइनर, लाइक दे आर one minor person and one major person. Also, POSCO is for children. It is not for female or male. It's for children. So irrespective of the gender, if a person is having is getting involved in sexual activities with a person who is a minor, it is a criminal offense. ठीक है, तो जो माइनर के कंसेंट को इमटेरियल माना गया है कि नहीं, माइनर्स कैन नॉट कंसेंट अबाउट इट, दे आर डू नॉट नो द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, so they cannot do that. तो अगर माइनर है, कोई 17 साल का इंसान है irrespective of जेंडर, और कोई यहाँ पे लेट्स से 19 साल का इंसान है, so if this major person is getting involved in sexual intercourse with this minor person, that is punishable under POSCO Act. ठीक है, ये तो चीज हो गई, ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ये हमें रियलाइज हो गया। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन करा गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट एंड यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। ठीक है, ये इसके सेक्सुअल ऑफेंसेस की डेफिनेशन भी है इस पर्टिकुलर उसमें। उसके बाद में बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कि जो टच है उसके लिए भी एक जजमेंट दिया गया है। देयर हैव बीन मल्टीपल जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पॉस्को। एक और डिबेट चल रही है, दैट इज नोन एज रोमियो जूलियट, Romeo Juliet debate, which is like in Western countries, it has been said if one person is a minor and the other person who is major, it's uh, like the age gap is not humongous. They are just 2, 3 years or 4 years of age gap is there, like 2 to 4 ka bracket hai. Then we can actually consider the fact that the minor was also consenting and that this person was also giving consent to the other person, right? So this is a Romeo Juliet syndrome, which is there. This is a Romeo Juliet syndrome, which is there, right? So this is also a point. So this is also a point. Okay. Now let's talk about this कि क्या होता है। हाँ, तो हम एक तो इसकी कुछ हम की फीचर्स की बात कर रहे थे पॉस्को के। एक तो स्पेशल कोड्स बनाई गई है चिल्ड्रन फ्रेंडली के लिए। Then there is mandatory reporting. Failure to report offences by any person, including teacher, doctor, etc., it's punishable. That has been also incorporated. और जो burden of proof होता है वो accused के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं, जैसे 2019 का जो अमेंडमेंट है उसमें इन्होंने डेथ पेनाल्टी भी ले आए हैं ये पॉस्को के अंदर for aggravated penetrative sexual assault, stricter punishment for offences involving child pornography. It also has addressed use of children for pornographic content online. ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम देखें पॉस्को के बारे में तो ये है। अब हम बात करते हैं कि अम, क्या मतलब इसमें क्या क्या मतलब और प्रोविजंस हैं। एक तो ये भी बात करी गई कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन कोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, पॉस्को कोर्ट होना चाहिए। The state government shall establish in consultation with the Chief Justice of High Court. This is also a content of POSCO Act. पॉस्को केस को 1 साल के अंदर डिस्पोज ऑफ भी कर देना चाहिए, लाइक 1 ईयर। सो हम स्पीडी ट्रायल्स की ही बात करते हैं पॉस्को में हमेशा कि ज्यादा टाइम नहीं लोग लगाना चाहिए, बिकॉज a child is involved and the child does not have to go through all this
that has been an intention behind everything, right? चलिए अब हम बात करते हैं एक और चीज की, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन on rights of children. What is it and what does it talks about? So UNCRC is an international human rights treaty that sets out children's civil, political, economic, social, health and cultural right. ठीक है, तो ये सारी चीजें यूएनसीआरसी का पार्ट है। यूएनजे या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1989 में अडॉप्ट करा था, इंडिया ने इसको 1992 में रेटिफाई, राइट। उसके बाद में कन्वेंशन ने डिफाइन करा है कि चाइल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग अंडर 18 years unless the age of majority is attained earlier under national legislation. So the onus is on the national legislation या फिर national law कि जहाँ पे जो एज ऑफ लाइक चाइल्ड का एज क्या है। अभी जैसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया है एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री को विद रिस्पेक्ट टू एज ऑफ चाइल्ड, उन्होंने बहुत ही ज्यादा कम कर दी है मैरिटल एज को। So that has been criticized globally across the world that you cannot do this to a child. उन्होंने puberty से relate कर दिया है कि whenever the girl is attaining the age of puberty, when she can produce baby or reproduce baby, so that has been set in like the age of child, and she's an adult now. But like if I can be wrong, like 13, 12 ऐसा कुछ age है उनका, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में इंडिया में जो इसके साथ में इंडिया में जो इसके लिए एक प्रोविजन है दैट इज फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, दैट इज NCPCR. It is a statutory body established in 2007 under the Commission for Protection of Children Rights Act 2005. It is responsible for protection of and promotion of the rights of children, including monitoring the implementation of child-specific laws. राइट टू एजुकेशन भी इसी बॉडी की तरफ से आया था। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड पॉस्को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यहीं से आया, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं। आउट ऑफ 6 मेंबर एटलीस्ट 2 शुड बी फीमेल्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 शुड बी फीमेल्स, ठीक है। And then chairperson holds the term for 3 years or 65, 3 years or 65 years, whichever is earlier. The member holds a term for 3 years or 60 years, whichever is earlier. They are not eligible for appointment for more than 2 terms. ये basic जो negativities हैं वो exist करती हैं। This is all you should know from POSCO and what are the bodies associated with it. Let's move on to the next article, the restoration of sanctity of constitutional system. अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पे और प्रेसिडेंट पे withhold कर दिया है, and then our vice president has also said something which is sparked debate amongst the lawyers and the Delhi Bar Council, and the Bar Council has gone on strike, and multiple things are happening with respect to this. A lot of political things are happening, a lot of social things are happening, which being a UPSC spine, we should not put our brain on that what is happening in terms of the political scenario of the world or the country. What we should keep in mind is that this article has highlighted one more point, which is that ठीक है हमने वो सारी बातें कर ली हैं बहुत बार कि गवर्नर के पास में पावर्स होती हैं बिल्स के लिए, एंड गवर्नर के पास में असेंट होल्ड करने का ऑप्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैप लगा दिया कि 1 to 3 months वाला जो कैप है वो लगा दिया है, एंड द सेम थिंग इज बीन अप्लाइड टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो। बट इस पे जो बात हुई है वो बात हुई है आर्टिकल 145 की। आर्टिकल 145 क्या कहता है? आर्टिकल 145 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 145 बात करता है that Supreme Court may from time to time make rules for regulating generally the practice and procedure of the court. These includes rules for conduct of business, rules for filing cases, hearing, etc. etc. ठीक है। ये जो 145 clause 3 है उसकी बात करेंगे। Every matter involving substantial question of law as to the interpretation of the constitution must be heard by the bench of at least 5 judges. अब ये 5 judges की जो कैप है that has been set on constitutional bench.
The point is Supreme Court has interpreted this particular case, and what it has said कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के केस में वहां पे as soon as possible का जो क्लॉज है हमने ASEP को इंटरप्रेट करा है. And what this article is talking about is that कि 145 क्रॉस 3 के हिसाब से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो there has to be in the five judges in the panel, and they were not five judges with respect to this particular article. And then उसके बाद में और भी debates चल रही हैं कि the Supreme Court has the power to limit the president of the India or the governor of a state. तो उसके रेस्पेक्ट में पावर चल रही है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात चल रही है, ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुडिशरी की बात चल रही है, फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चन उठाए गए. दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज स्पार्क्ड मेनी डिबेट्स. What as a UPSC aspirant we should do? We should understand these topics which has been which has been sparked by them. That is federalism. We should understand what federalism is, which we all have studied. We should also understand what is the power of judiciary with respect to interpretation of constitution. Okay. We should also understand the power of president and the power of governor. हमें ये सारी चीजें ये करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि क्या क्या चीजें किस किस बारे में उन्होंने बात करी है और ये सब. ठीक है, हमें इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ओके, तो ये है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है कि इंडिया हैज आल्सो सीन the undefined spectacle of peasants sitting on the postal bills for years with helpless union government to unable to do anything. तो वो उस टाइम पे पोस्टल उसके लिए जनरल सिंह ने जो पॉकेट बिल था उसका इस्तेमाल किया था. तो यही सारी डिबेट्स में चल रही है. उसके बारे में अभी और बात होगी, बेशक की जाएगी क्योंकि धनकर साहब भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए. तो हम देखेंगे क्या होता है. बाकी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए which we have discussed multiple times. So I would not be wasting your time here. This is all for today. Thank you so much. Have a good day.